नमस्कार मित्रों, आपका डॉक्टर आलोक चांटिया AIRO-NDF चैनल पर स्वागत है। आज बात करते हैं हर्बर्ट स्पेंसर की बात करते हैं। बहुत बड़े सोशियोलॉजिस्ट, प्रतिष्ठित सोशियोलॉजिस्ट रहे हैं और उनकी दो प्रमुख रचनाएं द प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी और द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी, जिसमें मुख्य रूप से इस बात की गई है कि समाज की उत्पत्ति कैसे होती है, उत्थान कैसे होता है, पतन कैसे होता है। वैसे तो हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज दो तरीके के बताए हैं, उग्रवादी समाज और औद्योगिक समाज। लेकिन इससे पहले हम आप सभी जानते हैं कि ऑगस्ट काम्ट ने, जिन्होंने 1840 में सोशियोलॉजी नाम से एक विषय को स्थापित किया, उन्होंने 1838 में इसे सोशल फिजिक्स कहा था। तो एक पहली स्तर पर जहाँ पर ऑगस्ट काम्ट ने इसे विज्ञान मान के आरंभ किया था, बाद में माना कि विज्ञान की तरह से सार्वभौमिकता इसमें लागू नहीं की जा सकती है। और जैसा कि मैंने अपने एक वीडियो में इस पर चर्चा भी किया है कि क्या सोशियोलॉजी विज्ञान नहीं हो सकता, निश्चित रूप से हो सकता है, उस वीडियो को आप देखें। लेकिन उसी के साथ साथ जब हम उसके उत्तरार्ध में आते हैं और हर्बर्ट स्पेंसर को देखते हैं, जब उन्होंने इमाइल दुर्खीम की तरह ही समाज को एक सावयव ऑर्गेनिज्म की तरह देखा और कहा जितने भी समाज के अंग हैं वह एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे शरीर होता है, शरीर हम किसको कहते हैं? जब कोई आपसे पूछेगा शरीर किसे कहते हैं, तो निश्चित रूप से यह एक सामान्य सी बात आती है कि हाथ, पैर, नाक, मुंह, कान, गला, सभी के समुच्चय को ही आप शरीर कहते हैं। और हर अंग का प्रभाव समेकित रूप में शरीर पर पड़ता है। ऐसे ही समाज के सारे अंग हैं और उन अंगों का समाज पर समुच्चय के रूप में एक प्रभाव पड़ता है। इसी को जब मैंने अपने आधार पर समझना चाहा और आज आपके सामने रख रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि समाज जिसे आप कहते हैं, जिसे मैकइवर एंड पेज ने संबंधों के अंतर्जाल के रूप में भी परिभाषित किया है, उस समाज को समझने के लिए आपको शरीर को थोड़ा सा और सूक्ष्म रूप में समझना होगा। हमारा शरीर खरबों कोशिकाओं से बना होता है, लेकिन कोशिकाओं का जो समूह होता है वह अपने व्यक्तिगत स्तर पर उसका कोई अर्थ नहीं होता है। वह कोशिकाएं अपने साथ मिलकर एक समूह बनाती हैं जिसे आप ऊतक कहते हैं। और इसी ऊतक के रूप में आप जानते हैं कि दो व्यक्ति मिलकर समूह का निर्माण करते हैं जिसमें विवाह, परिवार आदि की रचना होती है। तो जैसे कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण करती हैं, ऐसे ही समाज में ऊतक की जगह पर आप समझ सकते हैं विवाह, परिवार आदि की रचना होती है। लेकिन यही ऊतक जब समूह में होते हैं, कई ऊतक मिलते हैं, तो अंगों का निर्माण होता है। और यही अंग मिलकर समाज के समुदाय का निर्माण करते हैं। और यही अंग जब बाद में अंग समुच्चय में मिलते हैं तो शरीर का निर्माण होता है, जिसे आप समाज कहते हैं। लेकिन क्या कभी आपने विचार किया कि जो कोशिकाएं भी हैं, पूरे शरीर कोशिकाओं का बना हुआ है, और यह कोशिकाएं आप किसी भी व्यक्ति के शरीर को देखकर कहेंगे उसके हाथ लंबे हैं, उसके हाथ छोटे हैं, उसके हाथ में चोट है, उसके हाथ के नाखून बड़े हुए हैं। लेकिन आप ये नहीं कहते हैं कि फला कोशिका ऐसी है, क्योंकि कोशिका का समुच्चय के अर्थ में कोई महत्व नहीं होता है। ऐसे ही जब आप समाज को परिभाषित करते हैं और समाज के अंगों को परिभाषित करते हैं, तो उन कोशिकाओं के आधार पर आपको यह बात समझना होगा कि किसी अंग विशेष में कोशिकाओं का, शरीर में अगर आप कहें व्यापक रूप से, कोशिकाओं का दो काम है। एक तो कोशिकाएं वो हैं जो पूरे शरीर के अंगों का निर्माण करती हैं, और वह कोशिकाएं समय के साथ, जिसे विज्ञान में समसूत्री विभाजन कहा जाता है, समसूत्री विभाजन शरीर के अंगों की कोशिकाओं के विभाजन को कहते हैं। और जो आपसे मैं जब बात कर रहा हूँ या आप मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे, 1 घंटे में समसूत्री विभाजन होता रहता है। अब ऐसी स्थिति में
शरीर में बहुत जितनी भी कोशिकाएं समसूत्री विभाजन या शरीर के अंगों के साथ जुड़ी हैं, जो विभाजित हो रही हैं, खासतौर से विभाजित होने वाली कोशिकाएं 1 से 2 होती हैं, फिर 2 से 4 होती हैं, और शरीर का अंग इसी तरह से काम करता है। ठीक इसी तरह से समाज में भी ज़्यादातर मानव ऐसे होते हैं जो एक समाज की परंपरा में रहते हुए सामान्य सा जीवन उन कोशिकाओं की तरह बिताते हैं। पहले वह व्यक्तिगत रूप से जीवन में जन्म लेते हैं, फिर वह किसी व्यक्ति से जुड़कर प्रजनन करते हैं, प्रजनन से बच्चे पैदा करते हैं, और जैसे कोशिका डिवाइड होती है, ऐसे ही ज़्यादातर लोग अपने जीवन को खत्म होने से पहले अपने प्रजनन तत्वों के आधार पर दूसरे कोशिकाओं के रूप में बच्चों को जन्म दे देते हैं। फिर वह बच्चे आगे प्रजनन की कार्य करके जन्म दे देते हैं, और यह एक सामान्य प्रक्रिया होती है। लेकिन शरीर में, चाहे वह मस्तिष्क हो, चाहे वह आँख की रेटिना हो, चाहे हृदय हो, इनकी जो कोशिकाएं हैं वह जब एक बार बन जाती हैं तो जीवन काल में दोबारा फिर नहीं बनती हैं। कहने का तात्पर्य है कि समाज में भी, किसी भी समाज में, जब आप समाज के बात को समझने का प्रयास करते हैं, उसकी संरचना को समझने का प्रयास करते हैं, तो सभी मनुष्य सामान्य कोशिकाओं की तरह जीवन नहीं जीते हैं कि वह विभाजित होते रहें, बल्कि वह अपने जीवन में बिना किसी विभाजन के व्यक्तिगत रूप से खड़े होकर समाज में कार्य करते हैं, और यही समाज में नेता बनते हैं, यही समाज में सुधारक बनते हैं, यही समाज में साधु संत बनते हैं। इसलिए जब आप समाज की बात करते हैं और सामाजिक कार्य की बात करते हैं, तो उस कार्य का विभाजन कोशिकाओं के आधार पर 2 तरीके से किया जा सकता है। एक तो वह कोशिकाएं जो विभाजित होना चाहती हैं, अर्थात ऐसे मनुष्य या ऐसे लोग जो जीवन के उन पारंपरिक तथ्यों को मानते हुए जीवन जीना चाहते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो उन परंपराओं के साथ न रहते हुए अपने को स्थिर रखते हैं और समाज में बदलाव के दूसरे कार्य करते हैं, और इन्हीं के कारण समाज में गतिशीलता आती है। दिमाग, मस्तिष्क, आँख, ये 3 ऐसे अंग हैं इनसे पूरा शरीर संचालित होता है, पूरे शरीर जीवन को गति मिलती है। ठीक इसी तरह से समाज के वो लोग जो नेतृत्व कर रहे हैं, जो समाज में सुधार कर रहे हैं, जो समाज में मूल्यों की स्थापना कर रहे हैं और अपने को परिवर्तित नहीं कर रहे हैं उन सामान्य कोशिका की तरह, उनके कारण ही समाज में उत्थान होता है। लेकिन यह भी सत्य है कि कोई भी कोशिका जो सामान्य जीवन को जी रही है वह भी मृत होती है, वह भी मर जाती है। तो समाज कोई भी हो, चाहे वह सिंधु घाटी सभ्यता रही हो, चाहे मिस्र की सभ्यता रही हो, चाहे दजला फरात की सभ्यता रही हो, सभी एक समय के बाद नष्ट हो जाते हैं। तो मनुष्य का कोई भी बनाया गया समाज ना स्थिर होता है और ना ही स्थायी होता है। जिस तरह से शरीर बनता है और नष्ट होता है, ठीक उसी तरह से हर समाज बनते हैं और नष्ट होते हैं। अगर हम अब उस मुद्दे पर आएँ कि हम हर्बर्ट स्पेंसर की बात कर रहे थे, और उन्होंने जिस तरीके से विज्ञान का सहारा लेकर कहा, तो ये भी जाता है कि चार्ल्स डार्विन की सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी के आधार पर ही उन्होंने स्वस्थतम की उत्तरजीवता, जैसे उन्होंने कहा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो उन्होंने कहा सर्वाइवल ऑफ द हेल्दीएस्ट, जो सबसे ज़्यादा स्वस्थ है वही सर्वाइव कर सकता है। एक विज्ञान का सहारा लेकर उन्होंने समाज को बताया, और स्वस्थ रहने के लिए समाज की जिन परंपराओं की स्थापना की उन्होंने बात की, उसी को मैंने एलोबरेट करके यहाँ आपको समझाने की कोशिश किया है कि शरीर जो खरबों कोशिकाओं से बना है, और उन हर कोशिका पर तापमान का प्रभाव पड़ रहा है, विकिरण का प्रभाव पड़ रहा है, आपके खान पान का प्रभाव पड़ रहा है, आप द्वारा ली जा रही ऑक्सीजन का प्रभाव पड़ रहा है, मीठे खट्टे का प्रभाव पड़ रहा है, और उसके कारण कोशिका भी अपने अस्तित्व को बचाए रखने का पूरा यत्न करती है। लेकिन जब वह नहीं अपना स्वरूप बनाए रख पाती है, तो उसका सबसे अच्छा उपाय वो पाती है विभाजित हो जाना, और यहीं से कोशिका विभाजन होता है। ठीक इसी तरह से समाज में भी
हर कोई विवाह करता है, परिवार बनाता है, परिवार में बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन जब उनके बीच में एकता की कमी हो जाती है, उनमें सहकारिता की कमी होती है, तो उसके मूल स्वरूप को समझते हुए लोग बंटवारा कर लेते हैं, अलग हो जाते हैं और समाज इस तरह से बट कर भी अस्तित्व में बना रहता है। समाज हमेशा शरीर की तरह ही अपने अस्तित्व को तब तक बचाए रखना चाहता है जब तक समाज स्वयं ही उस जगह पर न पहुंच जाए जहां पर वह नष्ट हो जाए। जैसे शरीर नष्ट हो जाता है, शरीर नष्ट होने की स्थिति में तो कोशिकाओं का कोई महत्व नहीं रह जाता है। और यह नष्ट क्यों होगा? मस्तिष्क ने काम करना बंद कर दिया, हृदय ने काम करना बंद कर दिया। वह शरीर के अंग जो स्थिर हैं, जिनकी कोशिकाएं परिवर्तित नहीं हो रही हैं, जब वह नष्ट होने लगते हैं तब शरीर नष्ट हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मस्तिष्क जो तर्क करता है, जो अच्छे बुरे का आकलन करता है, जो प्रतिक्रियाएं देता है, वह जब समाज में पतन की ओर जाता है, ऐसे वो सारे व्यक्ति जो तर्क कर सकते हैं, जो अच्छे बुरे की बात करने के बाद भी शांत रह जाते हैं, जो यह जानते हैं कि जीवन का अर्थ क्या है, इन बातों को समझाने वाले जब शांत हो जाते हैं, या फिर जो हृदय की तरह समाज में ऐसे लोग जो समाज को गति देते हैं, समाज को जीवित रखने का प्रयास करते हैं, जिनके नेतृत्व से समाज संचालित होता है। जैसे हृदय का काम क्या है? पूरे शरीर को ऑक्सीजन भेजना, पोषणीय पदार्थ खून के माध्यम से भेजना और कार्बन डाइऑक्साइड खराब पदार्थों को शरीर से इकट्ठा करके शरीर के बाहर ले जाना। कहने का तात्पर्य सिर्फ यह है कि हृदय और मस्तिष्क की कोशिकाएं एक बार बनने के बाद कभी नहीं बनती हैं। आँख की रेटिना कभी नहीं दोबारा कोशिकाएं बनती हैं। ऐसे ही जब आँख भी इस बात का काम करना बंद कर दे कि उसे कुछ अच्छा बुरा दिखाई ही न दे, उसे दिखाई देना ही बंद हो जाए, वह अंधत्व की ओर बढ़ जाए, तो फिर वह एक अच्छा निर्णय नहीं ले सकती और आँख के माध्यम से मस्तिष्क यह बात नहीं समझ पाएगा कि वास्तव में उसे करना क्या है, वह प्रतिक्रिया नहीं दे पाएगा। तो जब भी आँख, मस्तिष्क, दिमाग काम करना बंद कर देता है तो शरीर मृत हो जाता है। ऐसे ही समाज में वे लोग जिन्होंने कोशिकाओं के विभाजन की तरह जीवन न करके समाज में परंपरा, आदर्श, नैतिकता को चलाने के लिए जीवन को स्थिर अपने रखते हुए समाज में दायित्वों का निर्वहन किया है, जब वह अपने दायित्वों के निर्वहन से शांत हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, तो ऐसा समाज मृत होने लगता है। और आज आप देख सकते हैं कि जो हर्बर्ट स्पेंसर कह रहे हैं द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी में, द प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में, कि समाज की उत्पत्ति, उत्थान और पतन कैसे होता है, वह इस बात से स्थापित भी है कि जैसे मस्तिष्क, आँख, हृदय अपने काम की क्षमताओं को करने में सक्षम न रह जाएं, उस मानक स्तर पर ना करें, तो शरीर खत्म हो जाता है। ऐसे ही समाज में ऐसे लोग जो स्थिर रहते हुए समाज को दिशा दे रहे हैं, उनमें मानक की स्थापना कर रहे हैं, नैतिकता की स्थापना करने के लिए हैं, अगर वो निष्क्रिय हो जाएंगे तो कोई भी समाज समाप्त हो सकता है। और वर्तमान के समाज का आप स्वयं आकलन करके इस बात को समझ सकते हैं और जान सकते हैं कि किस तरह से एक विज्ञान की तरह ही, शरीर के विज्ञान की तरह ही समाज भी काम करता है। जैसे शरीर की स्थिर कोशिकाएं निष्क्रिय होने पर शरीर को मृत कर देती हैं, ऐसे समाज के स्थिरता देने वाले तत्व जब समाप्त हो जाते हैं तो समाज समाप्त हो जाता है। और हर्बर्ट स्पेंसर की बात इस अर्थ में वैज्ञानिक आधार पर समझना आवश्यक है, इसीलिए मैंने यह वीडियो बनाया। आप अपने तर्क ज़रूर दीजिए, आप इस पर मेरी आलोचना भी कर सकते हैं, नए तर्क दे सकते हैं, ताकि हर्बर्ट स्पेंसर की बातों को, इमाइल दुर्खीम की बात को और ख़ास तौर से अगस्त काम्ट के सामाजिक भौतिकी को वर्तमान के वैज्ञानिक विश्लेषण, वैज्ञानिक तार्किकता और वैज्ञानिक उत्थान के संदर्भ में समझा जा सके और समाज की एक नई व्याख्या नए समाजशास्त्र के लिए की जा सके। मुझे यह पूरी उम्मीद है कि आप अपनी बातों को ज़रूर सामने रखेंगे ताकि समाजशास्त्र को समझने में ज़्यादा आसानी हो। इस वीडियो को दूर तक ले जाएं ताकि एक नई व्याख्या और नए विमर्श का आगाज़ हो सके। मैं आलोक चांटिया फिर आपके साथ किसी अच्छे वीडियो में होऊंगा। नमस्कार।